Hello students, today we will discuss NTA NEET Test 67, myself Navneet Jain. An analysis of this paper says that 160 and 165 around is a good score and more than 165 is an excellent score in this paper. Now we will start from question number 1. Identify the type of polymer AAAAA and ABBA Addition polymer formed by the polymerization of a single monomeric species are called homopolymer. For example, Teflon, PVC, polyvinyl chloride, polystyrene. In this type of polymer, only one type of variety of reactant is present. So these polymer are known as addition polymer, and one molecule is add on second molecule. And in copolymer, there are more than one variety of reactant is present in copolymer. So the correct answer is A. अगर हम बात करें होमोपॉलीमर की तो उसमें एक ही टाइप के रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन. और कोपॉलीमर जैसे नायलॉन 66 हुआ, ग्लिप्टल हुआ, बैकेलाइट हुआ, तो ये सब क्या है, कोपॉलीमर है जिसमें एक से ज़्यादा वेराइटी प्रेजेंट होती है रिएक्टेंट की. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. तो पाई बॉन्ड तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5. ठीक है. और अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड्स की तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए. और रिंग के अंदर 6 और 5 11, 11 और 8 19, यानी 5 एंड 19. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. 500 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 19 इसके अंदर, 5 तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और 19 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x पिकोमीटर, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट वुड बी. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बोर रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है 52.9 n² / z. R is equal to 52.9 n² / z पिकोमीटर. ठीक है. यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बोर रेडियस इंटू n² के. बोर रेडियस अपने को x की बने, n की वैल्यू 3 की बने, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 9x पिकोमीटर, जो कि डी ऑप्शन है. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 2.5 इंटू 1.25. ठीक है. इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने को हमें मिलेगा 3.125. तो जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या रूल्स हैं उनके फिगर्स के रूल्स क्या रहते हैं कि मल्टीप्लाई में जिस क्वांटिटी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जो आंसर होता है उसके अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. यानी आंसर शुड कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3.1. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में हो जाएगा, एक तो सबसे पहले DDT, सही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये, और पोल्यूटेंट भी होता है. न्यूक्लियर बेस भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और प्लास्टिक मटेरियल ये भी क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है. तीनों ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही है किसी में. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. फॉर ए डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन एट 270 डिग्री सेल्सियस it was found that T is equal to 0. The total pressure was 33.15 millimeter of mercury, and after 3 minutes the total pressure was found to be 46.3 millimeter of mercury. Calculate the value of K for this reaction. रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना. और हमारे पास जो रिएक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एजो आइसोप्रोपेन जो होता है, एजो आइसोप्रोपेन होता है CH3 होल ट्वाइस CH
N डबल बॉन्ड N CH3 whole twice gives N2 plus C6H14। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A gives B plus C। तो स्टार्टिंग में अगर A का प्रेशर P इनिशियल है 0 और ये 0, और तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, गैसियस स्टेट है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, P में से X निकल जाएगा, X ये फॉर्म हो जाएगा और X ये फॉर्म जाएगा। ये तो कब है, टाइम पीरियड 0 है, और ये हो जाएगा आफ्टर T टाइम। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, Pi माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टोटल। तो ये हो जाएगा Pi प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टोटल। ठीक है, पी टोटल अपने को कितना गिवन है, 46.3, और इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 33.5, और ये क्या आ गया अपने पास x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास 13.15, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर Pi माइनस एक्स। तो 2.303 टाइम हमें 3 मिनट गिवन है, लॉग पी इनिशियल कितना है 33.15, और ये जाएगा 33.15 माइनस 13.15। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 33.15 इज डिवाइड बाय 20। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 33.15 माइनस लॉग ऑफ 20। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया लॉग 3.15 होगा नियर अबाउट 1.52, और लॉग 20 होगा लॉग 2 प्लस 10, यानी ये हो जाएगा अपने पास 1.3010, और ये तो हमारे पास की वैल्यू आ गई, और ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी। तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी इसकी वो हो जाएगी 2.303 अपॉन 3 इंटू 0.22 इज इक्वल टू 0.168 मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे है कोई ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंगनीज का। इस यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे कितनी है +4, और यहाँ पे कितनी है +7। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, +2 +3 +4 और +7। तो ये हमारे को जो ऑप्शन है वो किसके अंदर मिल रहा है, +2 +3 +4 +7 बी ऑप्शन के अंदर। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम। आपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वहाँ पे शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या हो, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ हो, ठीक है ना। तो प्रेशर जो इंक्रीज़ होगा वो रिएक्शन फेवर करेगी। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में 2 + 1 3 गैसियस मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 ही है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवाना है। तो प्रेशर इंक्रीज़ कब होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी इसमें। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी तो गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, गैसियस मोल ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें तो कौन सी रिएक्शन चलेगी, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसके अंदर 1 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं। तो प्रेशर कब बढ़ेगा, जब गैस के ज़्यादा मोल्स बने, और गैस के ज़्यादा मोल्स प्रोडक्ट साइड पर है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। तो फर्स्ट रिएक्शन तो बैकवर्ड और सेकंड रिएक्शन फॉरवर्ड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। CH3 CH2 प्रोपेन वनॉल है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होके आपको मिल जाएगा प्रोपीन। फिर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, तो अलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो इसके अलाइलिक पोजीशन पे क्या आके लग जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा। सनलाइट है तो फ्री रेडिकल बनेगा, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो अलाइलिक रेडिकल होता है वो डी लोकलाइजेशन के कारण बहुत स्टेबल होता है। तो इसका आंसर, और इस पर फिर अटैक हो जाएगा किसका, Cl2 का। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है इसको। प्रोपीन एक ही ऑप्शन में है क्या, बी में, और किसी में है ही नहीं।
तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनाइल ब्रोमोमिथेन इज, मीथेन है तो कार्बन कितना होगा, एक कार्बन है, 3 फिनाइल है, 1 ब्रोमीन है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, द पीकेबी of the fluoride ion at 25 degrees Celsius is 18.3 and the ionization constant for HF in water at this temperature is, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है PKB जो कि कितना दिया हुआ है 10.83, हमें बहुत अच्छे से पता है PKB इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। तो PKB कितना है 10.83 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB। तो अगर हम यहाँ पे इसका एंटी लॉग सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू हो जाएगा -10.83 -11 -0.17। तो यहाँ से जो अपने पास KB आएगा वो आ जाएगा 1.479 इंटू 10⁻11। और हमें बहुत अच्छे से पता है KW इज इक्वल टू क्या होता है, KA इंटू KB। KW कितना है 10⁻14, K आपको फाइंड आउट करना है, और KB कितना है आपके पास, KB आया आपके पास 1.48 मान लें इंटू 10⁻11। तो यहाँ से KA को जब आप कैलकुलेट करोगे तो KA की वैल्यू आ जाएगी 6.76 इंटू 10⁻4 जो कि ऑप्शन सी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ए स्टेटमेंट है क्लोरीन एंड नाइट्रोजन हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात है, येट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl बिकॉज साइज ऑफ Cl इज लार्ज, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नो बढ़ जाता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सी आइस हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डेंसिटी कम होती है आइस की, देयरफॉर आइस क्यूब विल फ्लोट ऑन वाटर। KHCl2 HCl2 माइनस एग्जिस्ट बट KHF2 HF2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं KHF2 और HF2 माइनस तो एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, KHCl2 HCl2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो होता है ना लैक होता है किसका, H बॉन्डिंग का, और नीचे वाले में H बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ट्रू पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वान डेर वाल कॉन्स्टेंट ए क्या होता है, PV² अपॉन N², P प्रेशर हो गया तो ATM वॉल्यूम लीटर हो गया, स्क्वायर और मोल ऊपर क्या हो जाएगा -2, तो PV² अपॉन N² ATM लीटर स्क्वायर -2, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट मास ऑफ NaCl वुड बी डिकम्पोज बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ HCl वर प्रोड्यूस इन ए रिएक्शन। देखिए रिएक्शन हो रही है NaCl और H2SO4 के बीच में, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बन रहे हैं, NaHSO4 प्लस HCl, और हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। इसका मास कितना है 9.8 ग्राम है, इसका 12 ग्राम है और इसका 2.7 ग्राम हमें गिवन है। तो NaHSO4 में 23, इसका अपन मॉलिकुलर मास निकालें 23 + 1 + 32 + 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 24 32 और 64 120, तो 12/120 यानी इसके कितने मूल्स आ गए, 1/10 मूल्स आ गए। ठीक है, अब 1/10 मूल्स इसके आ गए तो NaCl के भी 1/10 मूल्स ही बनेंगे, और मास निकालना है तो 1/10 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 58.5 से, तो आ जाएगा 5.85 ग्राम, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। पहले हमने क्या करा, NaHSO4 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो जितने मोल्स NaHSO4 के बनेंगे NaCl के उतने ही कंज्यूम होंगे, मोल्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/10 मोल्स ही NaCl के बनेंगे, तो 58.5 जो कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास है फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका मास आ जाए, तो 5.85 ग्राम मास होगा किसका, NaCl का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हमें ऑर्डर पूछा है किसका, E2 का, हमें जो ऑर्डर पूछा है इसके अंदर वो किसका पूछा है, E2 का ऑर्डर पूछा है। तो E2 के ऑर्डर में हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर जो बेटर लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी
15 का आंसर हो जाएगा 20। के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। ऑप्शन डी बचा माल्टोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलरेंस ऑफ फलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं, और सुक्रोज एक एसिटिल होता है इसलिए वो फैलिंग और टॉलरेंट टेस्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि दोनों में बेसिक मीडियम होता है और बेसिक मीडियम के अंदर एसीटेल का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता, तो इसका आंसर डी जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराइए किससे, HNO3 से। एसिड से कराओगे तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से, तो डाइल्यूट से तो NO बनता है कॉपर के साथ, और जिंक के साथ बनता है लाफिंग गैस N2 डाइल्यूट। आयोडीन की रिएक्शन HNO3 के साथ है, चाहे डाइल्यूट से चलो कंसनट्रेट से कराओ NO2 बनता है, साथ में आयोडिक एसिड बनता है HiO3। पी ब्लॉक के अंदर ये रिएक्शन है अपने, तो H2 हो गया, NO हो गया और HiO3 हो गया। H2NO और HiO3, H2NO और HiO3, तो इसका आंसर हो गया बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए टेस्ट फॉर H2O2। H2O2 ए पेपर डिप्ड इन लेड सल्फाइड टर्न्स वाइट व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ H2O2। सही बात है, सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर देता है कौन, H2O2। इसका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है कि पुरानी ऑयल पेंटिंग्स को नया बनाने के लिए हम उसको H2O2 के अंदर डिप कर देते हैं, तभी सल्फाइड होता है वो वाइट कलर के सल्फेट में चेंज हो जाता है। तो ए तो चेंज हुआ कि कलर चेंज हो रहा है, PBS ब्लैक से वाइट हो रहा है। इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम KI सोल्यूशन, बिल्कुल कर देगा लिबरेट आयोडीन, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा H2O2, I2 लिबरेट होगी, गिव ब्लू कलर विथ स्टार्च सोल्यूशन, और जो स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन है ब्लू कलर शो करेगा। इट गिव्स ब्लू कलर विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नो, पर्शियन ब्लू फॉर्म नहीं करेगा ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। डी इट डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन, सही बात है, ये KMnO4 के डार्क पर्पल कलर को डिसअपियर कर देगा, क्योंकि MnO4 माइनस को Mn2 प्लस के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो सी हो जाएगा। ये पर्शियन ब्लू फॉर्म नहीं करता किसके साथ, K4FeCN6 के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस द T2G ऑर्बिटल possesses लो एनर्जी एज कम्पेयर टू EZ ऑर्बिटल। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, नीचे T2G ऑर्बिटल्स आते हैं और ऊपर क्या आते हैं, EG ऑर्बिटल आते हैं। ये आपका डेल्टा हो, ये माइनस का 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो, ये प्लस का 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। तो इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स G2G ऑर्बिटल possesses लो एनर्जी, सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2 ऑर्बिटल possess हाई एनर्जी, T2 की एनर्जी हाई होगी, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाएगा एज कम्पेयर टू, ये भी सही है। थर्ड है इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स EG ऑर्बिटल possesses लो एनर्जी, नो, तो फर्स्ट एंड सेकंड को एक है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एसिटिक एसिड कैन बी हेलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, हेल वेलार्ड जेलिस की रिएक्शन, ठीक है ना। हेल वेलार्ड जेलिस की रिएक्शन में क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है किससे, Cl2 प्लस आपने P4 से रिएक्शन कराई, अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे, हेलोजन से। फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी हेलोजिनेटेड विद द सेम वे बिकॉज, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मिक एसिड, इसका आंसर बी हो जाएगा। हेल वेलार्ड जेलिन्स की रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एल्काइल हैलाइड C4H9Cl वर ट्रीटेड विद द सेम टेम्परेचर विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 एंड 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन द टू एक्सपेरिमेंट हाफ लाइफ द टू रिएक्शन वर द सेम, हाफ लाइफ इनिशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट मीन्स NaOH पर ये डिपेंड नहीं करेगी, यानी कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगी, SN1 कौन सबसे फास्टर देगा, 3 डिग्री हैलाइड सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर 520 किलोजूल पर मोल एंड 495 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ लिथियम वेपर्स एंड 23 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गैसियस केटायन रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 7 मिलीग्राम गिवन है किसके, लिथियम के। तो 7 मिलीग्राम लिथियम के हैं, पहले हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना, सॉरी 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर अब इसके मोल्स निकालने, तो मोल्स में अपन इसका डिवाइड लगाते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास का, 7 का डिवाइड लगा दिया तो इसके मोल्स आ गए। तो हमारे पास जो मोल्स आए इसके वो कितने हैं, 10⁻³ मोल्स आए किसके, लिथियम के, ठीक है।
ऐसे हम मोल्स निकालें किसके, सोडियम के। 23 मिलीग्राम हमारे पास सोडियम है, हमें बहुत अच्छे से पता है कुछ गलती करे अपन, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। यहाँ पे भी 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, और 1/7 तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 1/23। तो इसके भी सेम मोल्स आ गए, 10⁻³ मोल्स आ गए किसके, सोडियम के। ठीक है, तो अब हमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इनको इनके गैसियस केटाइंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिथियम के लिए तो हमें देनी पड़ रही है 521 मोल के लिए, है ना। तो 520 तो किसके लिए, 1 मोल के लिए है, और हमारे पास कितने मोल्स हैं, 10⁻³ मोल्स है। ठीक है ना, ये आएगा किस में, किलो जूल में, और आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो 1 किलो जूल ऊपर कितना लिख दो, 1000 जूल। तो इसका आपके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, 520 तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा, और सेकंड वाले का कितना आ जाएगा, 495 है इसकी। तो 495 इंटू 10⁻³ किलो जूल, वही 1 किलो जूल ऊपर 1000 जूल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 495 जूल। ठीक है, 520 और 495, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 की बात करें अपन, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो वाटर इज एट इक्विलिब्रियम विद आइस, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दैट प्रेशर, हेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और वाइल हीट एक्सचेंज क्या होगा, जो हीट एक्सचेंज है इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी जो डेल्टा क्यू जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी अपने पास, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 0 है तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, फर्स्ट वाले में तो 2 OH के साथ क्या आएगा, ऑर्थो इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर एक ही OH है तो कम होगा ऑर्थो इफेक्ट, फर्स्ट सेकंड। थर्ड में क्या होगा, इंडक्शन के थ्रू O विड्रॉ करेगा, थर्ड वाले में OH ग्रुप अपना इंडक्शन शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें पैरा पर है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, आई थिंक सो आंसर ए हो जाएगा 24 का। 24 का आंसर जाएगा ए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 की। ये देखो आप, पैरा है फोर्थ वाला, तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो वाले ज़्यादा एसिडिक होंगे, पैरा पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आएगा, और मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 है, बेंजीन की रिएक्शन कराई अपन ने ओलियम से। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, तो पी तो हो जाएगा अपना क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और NaOH के साथ क्या होगा, सल्फोनेशन रिवर्सिबल होगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, फिर एसिडिफिकेशन से क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। ये फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं 26 की, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r3, 4 4 16/3 पाई r3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r3, 4 एटम्स प्रेजेंट है और हम सॉलिड स्टेट के अंदर एटम को अज्यूम करते हैं स्फीयर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट इज करेक्ट। तो पढ़ते हैं हम, इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका है, जियोलाइट्स आर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका इन विच ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन एटम। सही है, करेक्ट है ये। शेप सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट डिपेंड्स अपॉन द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। सही बात है। जियोलाइट आर सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट वी डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। नो, सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरली भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन हो जाएगा, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट एंड 3D। हाँ, 3 डायमेंशनल सिलिकेट है जियोलाइट, वाटर सॉफ्टनिंग के भी काम में आता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर चेंज करता है। 27 में इनकरेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, द कंपाउंड एक्स विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल एल्कली मेटल एक्स इज। तो आपको पता होना चाहिए
कि जो सेकेंडरी अमीन होते हैं R2NH, अगर आप उसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराते हो तो यहाँ से HCl निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH के अंदर क्या होगा, इनसल्यूबल होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन देखो इसमें से कौन सा है, सी ऑप्शन। जो प्राइमरी अमीन होगा उसका तो सल्यूबल हो जाता है बेस में, और सेकेंडरी अमीन का बेस जो प्रोडक्ट बना वो बेस के अंदर क्या होगा, इनसल्यूबल होगा। टर्शियरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। एक तो टर्मिनल एल्काइन है और एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और एक क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहीं गिवन नहीं है, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये जो एल्कीन होगी वो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्या फॉर्म करेगी, रेड पीपीटी फॉर्म करेगी। और वो रेड पीपीटी बनेगा किसका, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Cu+, इसका रेड पीपीटी फॉर्म होगा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद ए सूटेबल सॉल्वेंट टर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस से मूव टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक्वस से ऑर्गेनिक में जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज मोर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सही बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बीइंग लाइटर मूव्स इन द अपर लेयर, नो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज सोल्यूबल इन वाटर, हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्स अप, नो। फॉर द सुपर सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन द सल्यूट स्टार्ट डिफ्यूजिंग, नो। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा ज़्यादा सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड में है। इसके बाद है एच फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये +3 है, ये +5 है और ये -3 है। डिसप्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद और जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसको अपन डिसप्रपोर्शनेशन क्लेम करते हैं। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट प्रिपरेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी से N2 रिलीज़ कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N और ये प्लस, तो ये बहुत जल्दी से N2 रिलीज़ करके PH+ बना लेगा, फिर वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर फिनाइल के टाइम पे अटैक कर जाएगा। तो इट इज स्लोली इवेपोरेट ऑन स्टोरेज, नो इट इज़ वेरी अनस्टेबल, सही बात है। डिसोसिएट, नो गिव नाइट्रोजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इट गेट ऑक्सीडाइज इन एयर, नो। इट रिएक्ट विद ऑल द कंटेनर विच इट इज़, नो। 32 के बाद हम बात करते हैं 33 की। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट सेट इनटू हार्ड मास जिप्सम, द कंपोजिशन ऑफ द हार्ड मास इज, जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद है, CaSO4.2H2O। तो इसका जो आंसर जाएगा 33 का वो यही जाएगा। आप चाहें तो इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, 2 moles ऑफ CaSO4 dot half of H2O plus 3 moles of H2O gives 2 moles of CaSO4 dot 2H2O। वैसे ही आपको पता होना चाहिए जिप्सम क्या करते हैं, सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए। इसके बाद है 34, व्हाट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लाइसिन। pKa1 और pKa2 गिवन है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, pKa1 प्लस pKa2 इज़ डिवाइड बाई 2.34 प्लस 9.60 इज़ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास जाएगा 5.97 है क्या कोई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 34 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 into 10⁻10. Precipitation of AgCl will occur by mixing which of the following solution were mixed in equal volume। तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है कि जो आयंस का जो प्रोडक्ट्स होता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो KSP से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तब PPT क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयनिक प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन KSP PPT फॉर्म। तो हमारे पास जो KSP की वैल्यू है वो 10⁻10 है। इन सबको अपन AgCl है तो AgCl के अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, KSP इज इक्वल टू S², है ना। इन सबका KSP निकालो आप, 10⁻8 10⁻8 हो गया 10⁻16, ये हो जाएगा 10⁻6, ये हो जाएगा 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻90। तो कौन सी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है KSP से, ए की वैल्यू ज़्यादा है बी ऑप्शन वाली
10⁻⁻6, यही ज़्यादा है 1.8 इंटू 10⁻10 से, तो यहीं पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। 35 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। SbF5 इज रिएक्ट विद XeF4, तो SbF5 प्लस XeF4 से आपने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, XeF3 प्लस और SbF6 माइनस। तो ये तो आपका ऑक्टेडल शेप हो गया, और ये होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप क्या जाएगा, टी शेप एंड ऑक्टाहेड्रल। केटायन का पहले पूछा है, तो टी शेप, और एनायन का बाद में पूछा है ऑक्टाहेड्रल, तो टी शेप और ऑक्टाहेड्रल इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 की बात करें तो पेयर्स ऑफ आयन हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, तो क्रोमियम 3+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3d3, क्योंकि क्रोमियम होता है 3d5 4s1, और Fe3+ का होता है 3d5, ये सेम नहीं होगा। Mn2+ होगा 3d5, और Fe3+ भी क्या होगा 3d5, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे Fe3+ होगा 3d5, और कोबाल्ट 3+ होगा 3d6, और क्रोमियम 3+ तो 3d3 होगा ही, और स्कैंडियम 3+ हो जाएगा 3d0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। POCl3 की रिएक्शन है बेंजामाइड से, तो POCl3 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और यहाँ से क्या निकाल देगा H2O, और प्रोडक्ट बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजोनाइट्राइल, यानी डी हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजोनाइट्राइल। 38 के बाद हम बात करते हैं 39 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एसिडिक ऑक्साइड P2O5 एसिडिक है, NO2 एसिडिक है, Cl2O7 एसिडिक है, ये तीनों मेटल के ऑक्साइड है, बेसिक है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, CO2 तो एसिडिक होता है, CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, और BeO क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो C इनकरेक्ट हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं एक तो CO, एक NO और एक N2O, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, CO, NO और N2O। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। K1 and K2 for oxalic acid is 6.5 into 10⁻² and 6.1 into 10⁻5 respectively. What will be the OH minus in a 0.01 molarity solution of sodium oxalate? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसका, ऑक्सलेट आयन का, ऑक्सलेट आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ C2O4 2- आयन, तो हम इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, C2O4 2- प्लस H2O गिव्स HC2O4- प्लस OH-, तो KH इज इक्वल टू होगा KW अपॉन K2, ये 10⁻14 है, K2 कितना गिवन है अपने को 6.1 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू x² अपॉन 0.01, तो जो x की वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी 1.28 इंटू 10⁻6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल टेट्राकार्बोनिल 0, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है ये, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 41 के बाद बात करें 42 की। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड में आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जो BF3 हुआ, यहाँ पे अपन ने BCl3 लिखा, यहाँ पे अपन ने BBr3 लिखा, और यहाँ पे Bi3 लिखा। एक अच्छा लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है ना। नो डाउट फर्स्ट स्टेप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के ले जाएगा, लेकिन हाथों हाथ क्या होगा, बैक डोनेशन होगा। ये भी 2p ऑर्बिटल है और ये भी 2p ऑर्बिटल है, तो बोरोन के पास से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई थी वो वापस से डोनेट हो जाएगी, इसलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे जब बैक डोनेशन होगा तो ऑर्बिटल ओवरलैप आएगा 3p, और ये क्या है 2p, यहाँ पे 4p हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा, यहाँ पे तो 5p हो जाएगा और 2p हो जाएगा, तो यहाँ पे बैक डोनेशन से सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी Bi3 के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन Bi3 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट बैक बॉन्डिंग है।
2p में सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग यहाँ पे आएगी। सबसे वीक लुईस एसिड इन सब में BF3 है। 42 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, वाई इज़ पार्शियल रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और डन इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अगर आप सल्फाइड और की पार्शियल रोस्टिंग करोगे Cu2S प्लस O2 के Cu2O प्लस SO2, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटो रिडक्शन होगा, Cu2 होगा किसके साथ, Cu2S के साथ, और कॉपर प्लस SO2 फॉर्म होगा। तो ऑटो रिडक्शन होगा CuO का या Cu2O का, इज कैरीड आउट बाय रिमेनिंग CuS इन द रिएक्शन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है, Cu इज सेपरेटेड बाय पार्शियल रिडक्शन नो ड्यू टू डिफरेंस इन ग्रेविटी, नो कंप्लीट रोस्टिंग कैन नॉट बी डन वन स्टेप, हेंस पार्शियल रोस्टिंग इज डन। सही बात है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 44 का, इफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर मिक्स इन कैप्ट इन द सेम वेसल एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस टू फॉर्म वाटर बिकॉज, क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। EA फॉर द रिएक्शन इज़ वेरी हाई एट रूम टेम्परेचर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूल हैव नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन नॉट हाई एनफ फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, नो कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 45 जो कि लास्ट है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। एलिटेम क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसका तो 2 हो जाएगा। आइडोफॉर्म क्या है, एंटीसेप्टिक है। और प्रोंटोसिल क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और टर्फेनाडीन है, एंटीस्टामिन। तो आप देखें, पी का तो मैंने कराया सेकंड, पी का सेकंड है हाँ, और क्यू का कराया अपन ने फोर्थ। पी का सेकंड है, क्यू का फोर्थ, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 45 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आपका नीट टेस्ट 67 के सॉल्यूशंस। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग पेपर आपसे 35 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। और अच्छा स्कोरिंग पेपर है, मोर देन 160 इज़ ए गुड स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।